दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में असली बादशाहत किसकी होती है? वो जिसके पास सबसे तेज विमान हो या फिर वो जिसके पास सबसे खतरनाक मिसाइलें हों? शायद आप कहोगे कि दोनों, लेकिन आज के आधुनिक युद्ध के मैदान में यह परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब बादशाहत उसकी नहीं जो सबसे तेज उड़ता है, बल्कि उसकी है जो सबसे पहले देखता है, सबसे पहले फैसला लेता है और दुश्मन को पता चलने से पहले ही उसका खेल खत्म कर देता है। इसी को कहते हैं 6th जनरेशन वॉरफेयर, यानी कि छठी पीढ़ी का युद्ध। और आज भारत इसी भविष्य की तैयारी में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है जो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। भारतीय वायुसेना अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना है जो अगले 50 सालों तक भारत की सुरक्षा को परिभाषित करेगा। और यह फैसला है दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का। जी हां, आपने सही सुना। भारत अब फाइटर जेट्स की दुनिया में सिर्फ एक खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि हम अब एक निर्माता और एक साझेदार बनकर उभरना चाहते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमें भविष्य की तकनीक हासिल करनी है और समय रहते अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाना है, तो हमें अकेले चलने की जिद छोड़नी होगी और मित्र देशों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। यह बयान कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती हुई रक्षा नीति का सबसे बड़ा संकेत है कि अब हम दुनिया के सबसे एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत किसका हाथ थामेगा, क्योंकि दुनिया में इस समय दो सबसे बड़े गुट बन चुके हैं जो छठी पीढ़ी का विमान बनाने की रेस में सबसे आगे हैं। एक तरफ है फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का FCS प्रोग्राम, यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, और दूसरी तरफ है ब्रिटेन, इटली और जापान का टपेस्ट प्रोग्राम, जिसे अब ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP के नाम से जाना जाता है। अब भारत के सामने धर्म संकट यह है कि वह अपने पुराने दोस्त फ्रांस के साथ जाए, जिसने हमें राफेल जैसा बेहतरीन विमान दिया है, या फिर वह ब्रिटेन और जापान के साथ जाए जो भारत को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया, यानी कि इंजन की टेक्नोलॉजी, डिज अथॉरिटी और सबसे अहम सोर्स कोड तक की पहुंच। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी महामुकाबले का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों टपेस्ट प्रोग्राम भारत के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है और क्यों फ्रांस का FCS प्रोग्राम अब डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठा चीन बहुत तेजी से अपनी वायुसेना को आधुनिक बना रहा है। चीन के पास पहले से ही J-20 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और अब वह उसवा से अपनी छठी पीढ़ी के विमान पर भी काम कर रहा है। ऐसे में भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता। भारत का अपना प्रोजेक्ट M का, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अब भी विकास के चरण में है और उसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लगेगा। लेकिन वायुसेना प्रमुख का मानना है कि अगर हम 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए अभी से किसी ग्लोबल पार्टनर के साथ नहीं जुड़े तो हम इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि अब भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन भारत की एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि हम जूनियर पार्टनर बनकर चेक नहीं काटेंगे, बल्कि हमें बराबरी का हक चाहिए, हमें तकनीक चाहिए और हमें अपने देश में निर्माण का अधिकार चाहिए। अब जरा समझते हैं कि यह दो ऑप्शन आखिर हैं क्या और इनमें से कौन सा भारत की शर्तों पर खरा उतरता है। सबसे पहले बात करते हैं FCS की, यानी कि वह प्रोजेक्ट जिसे फ्रांस लीड कर रहा है। सुनने में तो यह प्रोजेक्ट बहुत भारी भरकम लगता है, क्योंकि इसमें यूरोप की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रोजेक्ट आपसी कलह और झगड़ों का शिकार हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की कंपनी दसाल्ट और जर्मनी की कंपनी एयरबस के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त तनातनी चल रही है कि इस प्रोजेक्ट का बॉस कौन होगा। फ्रांस चाहता है कि फाइटर जेट का पूरा डिजाइन और कंट्रोल उसके हाथ में रहे।
जबकि जर्मनी चाहता है कि क्योंकि वह पैसा ज्यादा लगा रहा है तो उसे भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। इस लड़ाई का नतीजा यह हुआ है कि एफसीएस प्रोजेक्ट लगातार लेट होता जा रहा है। पहले इसे 2040 तक तैयार होना था, लेकिन अब रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2045 या उससे भी आगे खिसक सकता है, और भारत के पास इतना वक्त नहीं है कि वह 2045 तक का इंतजार करें। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। इतिहास गवाह है कि फ्रांस ने भले ही हमें अच्छे हथियार दिए हो, लेकिन उसने कभी भी अपनी कोर टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं की है, चाहे वो राफेल का इंजन हो या उसका रडार। फ्रांस हमेशा उसे ब्लैक बॉक्स की तरह रखता है, यानी कि हम उसे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है और वह कैसे काम करता है यह हमें पता नहीं चलता। लेकिन भारत को अब ब्लैक बॉक्स नहीं चाहिए। भारत को अब वह चाबी चाहिए जिससे वह उस बॉक्स को खोल सके और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से और सिस्टम बदल सके। और यहीं पर एफसीएस प्रोजेक्ट भारत की उम्मीदों पर पानी फेरता हुआ जरा ऐसा समझता आता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि जर्मनी खुद इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है, और ऐसी अफवाहें हैं कि जर्मनी भी एफसीएस को छोड़कर ब्रिटेन के टपेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बिखर जाएगा, और भारत ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहेगा जिसका भविष्य ही अध में लटका हो। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, यानी कि टपेस्ट या जीसीएपी प्रोग्राम की, जिसका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा है और जिसमें उसका साथ दे रहे हैं जापान और इटली। यह प्रोजेक्ट इस समय दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, और इसकी वजह है इसकी रफ्तार और इसकी टेक्नोलॉजी। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि उसका मकसद सिर्फ एक फाइटर जेट बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो भविष्य के युद्ध की परिभाषा ही बदल दे। टपेस्ट प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका टारगेट है कि साल 2035 तक यह विमान आसमान में उड़ना शुरू कर देगा, और यह टाइमलाइन भारत के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि भारत का अपना एम का फाइटर जेट भी लगभग इसी समय के आसपास आने वाला है। तो अगर भारत टपेस्ट प्रोग्राम में शामिल होता है तो उसे 2035 तक एक और बेहतरीन 6th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा, जो हमारी ताकत को 2 गुना कर देगा। लेकिन टपेस्ट की असली ताकत है उसके साझीदार जापान का इस प्रोजेक्ट में शामिल होना। भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी और उसके इंजन बनाने की क्षमता दुनिया में बेमिसाल है। जापान की कंपनी IHI कॉरपोरेशन एक ऐसा इंजन बना रही है जो न सिर्फ विमान को हाइपरसोनिक स्पीड देगा, बल्कि इतनी ज्यादा बिजली पैदा करेगा कि उस विमान पर लेजर हथियार भी लगाए जा सकेंगे। जी हां, आपने सही सुना, लेजर हथियार, जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को जलाकर राख कर देंगे। सोचिए, अगर भारत को यह टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हमारी वायुसेना कितनी घातक हो जाएगी। इसके अलावा इटली की कंपनी लेनार्डो दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार और सेंसर बनाने के लिए जानी जाती है, यानी कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम में दुनिया के सबसे बेस्ट दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ब्रिटेन इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुला रवैया अपना रहा है। ब्रिटेन को पता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले दम पर चलाना मुश्किल है, इसलिए उसे भारत जैसे मजबूत साझेदार की जरूरत है, जो न सिर्फ पैसा लगा सके बल्कि बड़े पैमाने पर इन विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल भी कर सके। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रिटेन भारत को डिजाइन अथॉरिटी देने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि भारत इस विमान के डिजाइन में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकेगा। हम इसमें अपने स्वदेशी हथियार जैसे कि ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें लगा सकेंगे, और हमें इसके लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वही आजादी है जिसके लिए भारत तरस रहा था, और जो हमें राफेल या किसी अमेरिकी विमान में नहीं मिलती। इसके अलावा ब्रिटेन इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी राजी हो सकता है, जो भारत के जेट इंजन प्रोग्राम कावेरी के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। अब जरा सोचिए कि एक ऐसा विमान जिसमें पायलट को कोई बटन दबाने की जरूरत ना हो, बल्कि उसका हेलमेट ही उसका कॉकपिट हो, जहां EI
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट की हर सोच को पढ़ लें और दुश्मन के हमले से पहले ही जवाब दे दें। टेम्पेस्ट विमान में वर्चुअल कॉकपिट होने वाला है, यानी कि अंदर कोई स्क्रीन या बटन नहीं होंगे। सब कुछ पायलट की आंखों के सामने उसके वाइजर पर प्रोजेक्ट होगा। यह तकनीक सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन टेम्पेस्ट इसे हकीकत बनाने जा रहा है। भारत के लिए यह सौदा इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि टेम्पेस्ट का आर्किटेक्चर ओपन है, यानी कि इसे भविष्य में आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। आज हम जो विमान खरीदते हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए हमें उसी देश के पास वापस जाना पड़ता है और वह हमसे मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं। लेकिन अगर भारत टेम्पेस्ट का साझेदार बनता है तो हम उसे खुद अपग्रेड कर पाएंगे। हम उसमें नए सेंसर, नए रडार और नए हथियार खुद फिट कर पाएंगे। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टेम्पेस्ट इतना ही अच्छा है तो भारत अभी तक इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि ऐसे सौदे रातों रात नहीं होते। इसमें हजारों करोड़ों डॉलर का निवेश और दशकों की रणनीति शामिल होती है। भारत को यह सुनिश्चित करना है कि उसे जो वादा किया जा रहा है वह कागज पर ही नहीं बल्कि हकीकत में भी मिले। हमें यह देखना है कि क्या ब्रिटेन और जापान सच में हमें इंजन की कोर टेक्नोलॉजी देंगे या नहीं, क्योंकि अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि वादे तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन अंत में हमें सिर्फ स्क्रूड्राइवर टेक्नोलॉजी ही मिली है, यानी कि पुर्जे जोड़ने का काम। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है और भारत का बाजार इतना बड़ा है कि कोई भी देश हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है और उसे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे और मार्केट दोनों की जरूरत है, और भारत के पास यह दोनों है। इसलिए भारत का पलड़ा इस नेगोशिएशन में भारी है। एक और पहलू जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो है भू राजनीतिक समीकरण, यानी कि जियोपॉलिटिक्स। फ्रांस हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त रहा है और उसने मुश्किल वक्त में हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वह कारगिल युद्ध हो या परमाणु परीक्षण के बाद का समय। फ्रांस ने कभी भी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए, इसलिए फ्रांस को नाराज करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि भारत अभी तक खुलकर किसी एक पक्ष का ऐलान नहीं कर रहा है। लेकिन रणनीतिक तौर पर देखें तो टेम्पेस्ट का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि फ्रांस का FCS प्रोजेक्ट बहुत धीमा है और उसमें बहुत ज्यादा राजनीति घुसी हुई है, जबकि टेम्पेस्ट एक फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है जो सीधे बिजनेस और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। वायुसेना प्रमुख के बयान ने यह साफ कर दिया है कि अब भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा व्यावहारिक जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें वह प्लेटफॉर्म चुनना है जो हमारी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से सबसे सही हो और जो हमें समय पर मिल सके, और इस पैमाने पर टेम्पेस्ट FCS से कोसों आगे नजर आता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर जर्मनी FCS से निकलकर टेम्पेस्ट में शामिल हो जाता है तो फिर FCS का भविष्य लगभग खत्म ही समझिए। तब भारत के पास टेम्पेस्ट के अलावा कोई और विकल्प बचेगा ही नहीं, और शायद भारत इसी का इंतजार कर रहा है कि यूरोप में चल रही इस उठापटक का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो सिर्फ तैयार माल खरीदता था। अब भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। हमें एमका भी बनाना है और हमें 6th जनरेशन के ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनना है, और यह दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। एमका हमें 5th जनरेशन की क्षमता देगा और टेम्पेस्ट हमें 6th जनरेशन की, और इन दोनों से जो टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी वो हमारे एयरोस्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देगी। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर और हमारी कंपनियां विश्व स्तर की तकनीक सीख पाएंगी, और भविष्य में हम अपना खुद का 6th या 7th जनरेशन विमान पूरी तरह से अकेले बनाने में सक्षम होंगे। अब जरा दुश्मन देशों की हालत पर भी गौर कर लीजिए। चीन अपनी वायु सेना को लेकर बहुत घमंड में रहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर भारत को पश्चिम की 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी मिल गई तो उसका J-20 या IR से आने वाला JXXX विमान भारत के सामने पानी भरता नजर आएगा, क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी अक्सर चोरी की हुई और रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित होती है, जबकि टेम्पेस्ट जैसी परियोजनाएं ओरिजिनल और ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पर आधारित होती हैं। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए,
वह तो आज भी F-16 और पुराने चीनी विमानों के सहारे जी रहा है। भारत की यह छलांग उसे रणनीतिक नक्शे से ही गायब कर देगी। टपेस्ट प्रोग्राम में एक और खासियत है लॉयल विंगमैन ड्रोन की, यानी कि इस फाइटर जेट के साथ कई सारे ड्रोन उड़ेंगे जो पायलट के इशारे पर काम करेंगे। यह ड्रोन दुश्मन के रडार को जाम कर सकेंगे, जासूसी कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर आत्मघाती हमला भी कर सकेंगे। यह एक तरह का हवाई कवच होगा जो मुख्य विमान और पायलट को सुरक्षित रखेगा। भारत खुद भी अपने लॉयल विंगमैन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे कैट्स वॉरियर नाम दिया गया है। अगर भारत टपेस्ट से जुड़ता है तो हमारे कैट्स वॉरियर को भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये दोनों मिलकर आसमान में तबाही मचा देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एयर चीफ मार्शल जी का बयान एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है। वह जानते हैं कि तकनीक की दुनिया में जो रुक गया वह खत्म हो गया और भारत अब रुकने वाला नहीं है। FCS और टपेस्ट की इस जंग में फिलहाल टपेस्ट जीतता हुआ दिख रहा है और भारत का झुकाव भी उसी तरफ है। ब्रिटेन के साथ हमारी बातचीत लगातार चल रही है और जापान के साथ भी हमारे रक्षा संबंध गहरे हो रहे हैं। इटली भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है, तो यह तड़ी भारत के लिए एक नेचुरल पार्टनरशिप बन सकती है। बस इंतजार है तो एक सही डील का, जिसमें भारत की संप्रभुता और तकनीक की भूख दोनों संतुष्ट हो सके। यह फैसला न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि यह भारत के मेक इन इंडिया सपने को भी नई उड़ान देगा। क्योंकि जब टपेस्ट के पुर्जे भारत में बनेंगे, जब उसका इंजन भारत में असेंबल होगा और जब उसका सॉफ्टवेयर भारतीय इंजीनियर लिखेंगे, तो वह असली आत्मनिर्भरता होगी। तो दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार कब इस पर आधिकारिक मुहर लगाती है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाला समय भारतीय वायुसेना के लिए स्वर्णिम काल होने वाला है। हम आसमान की उन ऊंचाइयों को छूने वाले हैं जहां तक पहुंचने का सपना हमारे दुश्मन सिर्फ नींद में ही देख सकते हैं। भारत की यह नई उड़ान दुनिया को बता देगी कि अब सुपर पावर बनने की बारी हमारी है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। यह 6th जनरेशन फाइटर जेट सिर्फ एक मशीन नहीं होगा, बल्कि यह एक संदेश होगा कि भारत अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक का जनक बनने की राह पर है। जब यह विमान भारतीय तिरंगे के साथ आसमान का सीना चीरते हुए निकलेगा, तो उसकी गर्जना से दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। यही है नए भारत की नई ताकत और यही है हमारी वायुसेना का नया संकल्प। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे भविष्य के लिए जहां भारतीय वायुसेना का मतलब होगा अजय, टूट और अद्वितीय। एयर चीफ मार्शल जी ने तो इशारा कर दिया है। अब बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है और जैसे ही वह मिलेगी, भारत रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज कर देगा। यह डील अरबों डॉलर की होगी, लेकिन इसका रणनीतिक मूल्य अनमोल होगा, क्योंकि सुरक्षा की कोई कीमत नहीं होती और भारत अपनी सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं करता। तो दोस्तों, इस महाविश्लेषण से एक बात तो साफ है कि भारत के सामने विकल्प खुले हैं, लेकिन मंजिल एक ही है और वह है आसमानी बादशाहत। चाहे वह टेम्पेस्ट के जरिए मिले या किसी और रास्ते से, भारत अब रुकने वाला नहीं है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश जो कभी सुई तक नहीं बनाता था, आज फाइटर जेट्स के इंजन और डिजाइन पर बात कर रहा है। यह बदलाव ही हमारी असली जीत है और यह जीत आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं और हमारे इरादे फौलादी हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है लागत का। जी हां, 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें अरबों खरबों रुपए का खर्चा आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक FCS प्रोजेक्ट की कुल लागत 100 बिलियन यूरो से भी ज्यादा हो सकती है और टपेस्ट की भी लागत कुछ इसी के आसपास रहने का अनुमान है। इतना पैसा कोई भी एक देश अकेले खर्च नहीं कर सकता। अमेरिका जैसा अमीर देश भी अपने F-35 प्रोजेक्ट के लिए कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो भारत के लिए भी यही समझदारी है कि हम विकास की लागत को साझा करें, ताकि हमारे ऊपर आर्थिक बोझ कम पड़े और हम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी दूसरी जरूरतों जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कर सकें। साझेदारी का मतलब सिर्फ तकनीक लेना नहीं होता, बल्कि जोखिम और खर्च को बांटना भी होता है, और टेम्पेस्ट प्रोग्राम का मॉडल इसी पर आधारित है। इसमें हर देश अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा और तकनीक लगा रहा है
और उसी हिसाब से उसे फायदा भी मिलेगा। भारत अगर इसमें 10 या 15% की भी हिस्सेदारी लेता है तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए, और वह भी कम लागत में। इसके अलावा टपेस्ट को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, यानी कि भविष्य में इसे दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। अगर भारत इसका साझेदार बनता है और इसके कुछ हिस्से भारत में बनते हैं, तो जब यह विमान बिकेगा तो उसका मुनाफा भारत को भी मिलेगा। यानी कि यह सिर्फ खर्च नहीं बल्कि एक निवेश भी है जो भविष्य में भारत को आर्थिक फायदा भी देगा। जबकि एफसीएस में इस तरह का लचीलापन कम दिखाई देता है। वहां फ्रांस का दबदबा इतना ज्यादा है कि वह शायद ही किसी और को इतना फायदा लेने दे। इसलिए आर्थिक नजरिए से भी टेमस्ट भारत के लिए एक बेहतर सौदा नजर आता है। अब अगर हम तकनीकी पहलुओं पर थोड़ा और गहराई से नजर डालें तो पता चलता है कि टपेस्ट में इस्तेमाल होने वाली रडार तकनीक दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक होगी, जिसे मल्टी फंक्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम कहा जा रहा है। यह रडार इतना शक्तिशाली होगा कि यह न केवल दुश्मन के विमानों को देख सकेगा बल्कि उन पर इलेक्ट्रॉनिक हमला करके उनके सिस्टम को जाम भी कर सकेगा, और यह सब कुछ प्रकाश की गति से होगा। भारत के लिए यह तकनीक बहुत काम की है, क्योंकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता बढ़ा रहे हैं, और उनसे निपटने के लिए हमें ऐसे ही किसी सिस्टम की जरूरत है। साथ ही टेस्ट का इंजन जो कि रोल्स RYS बना रही है, वो भी एक चमत्कार से कम नहीं होगा। इसमें गैस टरबाइन के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर भी लगा होगा, जो भारी मात्रा में बिजली पैदा करेगा। यही बिजली उन लेजर, हथियारों और शक्तिशाली रडार को चलाने के काम आएगी जो इस विमान की असली ताकत होंगे। भारत का अपना कावेरी इंजन प्रोजेक्ट कई सालों से अटका पड़ा है, क्योंकि हम उस स्तर की थ्रस्ट और हीट मैनेजमेंट हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन टपेस्ट के जरिए हमें वह ज्ञान मिल सकता है जिससे हम कावेरी को भी सफल बना सकें और तेजस और एमका को और भी ताकतवर बना सकें। यानी कि यह एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। आज के जमाने में हार्डवेयर से ज्यादा महत्व सॉफ्टवेयर का होता है। टपेस्ट को एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्लेन कहा जा रहा है, यानी कि इसका पूरा कामकाज सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होगा और उसे आसानी से अपडेट किया जा सकेगा। जैसे आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, वैसे ही इस विमान को भी हवा में उड़ते हुए अपडेट किया जा सकेगा। भारत सॉफ्टवेयर की दुनिया का बादशाह है। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन IT प्रोफेशनल्स हैं। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो हम इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह भारत के IT सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होगा। हम न केवल विमान का कोड लिखेंगे बल्कि उसके AI सिस्टम को भी डेवलप करेंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत की महारत को कोई चुनौती नहीं दे सकता, और ब्रिटेन भी यह बात अच्छे से जानता है। इसलिए वह भारत को साथ लाने के लिए इतना उत्सुक है। तो दोस्तों, तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है। भारत के पास क्षमता है, पैसा है और इच्छा शक्ति है। बस एक सही फैसले की देरी है, और एयर चीफ मार्शल जी के बयान से लगता है कि वह फैसला अब बहुत दूर नहीं है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक ही सबसे बड़ी ताकत है, और भारत अब उस ताकत को मुट्ठी में करने के लिए तैयार है।